आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आने वाले सक्षमता परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। कंटिन्यू आप इसी वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बार कई शिफ्टों में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ स्टार्टिंग में आपको सिंपल प्रश्न मिलेगा, धीरे धीरे हम लेवल को हाई करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मान प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी कुमारी रीता फारिया। याद रखिएगा, कुमारी रीता फारिया। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे सुचिता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। क्या थी? एम फातिमा बीबी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर क्रूप। कौन थे? जी शंकर क्रूप।
अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल। याद रखिएगा कौन थी? रीना कौशल। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही थी कुमारी बछेंद्री पाल। कौन थी? कुमारी बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी भाग्यश्री थिप्से 1986। कौन थी? 1986 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी डायना एडुलजी। कौन थी? डायना एडुलजी। काफी फेमस महिला क्रिकेटर रही है। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती जयंती पटनायक। कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी श्रीमती देविका रानी। कौन थी? श्रीमती देविका रानी। अगला प्रश्न है प्रथम जनगणना वर्ष कब हुआ? तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न नियमित जनगणना वर्ष कब हुआ? था 1881 में नियमित जनगणना हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम आणविक परीक्षण तिथि। तो प्रथम आणविक परीक्षण जो हुआ भारत में जिससे भारत एक परमाणु शक्ति बन पाया, तो आप देख लीजिए 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह, तो ये हो गया आर्यभट्ट आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो भारत की थी वो हर्षा थी। 1986 में इनकी जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा आपका इलाहाबाद नैनी से प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला गीतकार, प्रथम गीतकार कौन थी? तो वो दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार थी मजरूह सुल्तानपुरी। कौन थे? मजरूह सुल्तानपुरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन थे? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक थे लीहेन मेहता। 1994 में उन्होंने किया था ये कारनामा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ये तो हो गया मजरूह सुल्तानपुरी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रथम बायोस्फीयर। प्रथम बायोस्फीयर आपका जो भारत में है वो नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी। याद रखिएगा। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन था? तो ये था डलहौजी क्लब कोलकाता। कौन था? डलहौजी क्लब कोलकाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना था शिव समुद्रम 1992 में। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन थी? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई थी जलेबी। कौन थी? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। याद रखिएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। क्या है?
रुपया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीयता, तो भारत की राष्ट्रीयता है भारतीयता। क्या है? भारतीयता। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है आपका देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है? तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। भारत न किसी का साथ देता है न किसी का विरोध करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। याद रखिएगा, भारत रत्न। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान, तो जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो ये श्वेत पत्र है। जितने भी सरकारी दस्तावेज या सूचना ये सब इकट्ठा किया जाता है उसे श्वेत पत्र में एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह है बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर, जिसका पावो क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। इसका नाम क्या है वैज्ञानिक? तो पैंथेरा टाइग्रिस। इस बार पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं हम, और 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, जिसे अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जोरहाट असम में स्थित है। कहाँ है? जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बारपेटा असम में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, शहडोल मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इस बार भी कई बार पूछा गया प्रश्न में, कई शिफ्टों में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य बारपेटा असम में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। याद रखिए सारे VVI और सिलेक्टेड प्रश्न है। जितने भी टॉपिक से इस बार प्रश्न पूछा गया उन सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका ये रिपीट हो गया है प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग झारखंड में स्थित है। नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है मुदुमलई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुदुमलई अभ्यारण्य आपका नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है पेरियार अभ्यारण्य, तो पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कर केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, तो ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है जंगली गधा। जंगली गधा से रिलेटेड कौन सा अभ्यारण्य? तो आपको बता दूं कि जंगली गधा से रिलेटेड अभ्यारण्य आपका कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। अगला है एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में सिंह के लिए फेमस है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो सिंह के लिए है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगला बाघ रॉयल बंगाल टाइगर जो अभ्यारण्य है उसके लिए फेमस है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है ओलिव रिडले कछुआ से रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर, इससे रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न दोबारा आ गया। अगला आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका डॉल्फिन। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है जो डॉल्फिन के लिए फेमस है। गिद्ध के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो देख लीजिए रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भालू के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो दारोजी भालू अभ्यारण्य जो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील विष्णुपुर मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है गिद्ध के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगले प्रश्न है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सफेद विशाल गिलहरी के लिए जो अभ्यारण्य फेमस है वो श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिरुधीनगर और मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम कुछ प्रश्न जो युद्ध से है, जो इस बार कई प्रश्न युद्ध से पूछे गए हैं, तो युद्ध से प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है तराइन का युद्ध पूछा गया था इस बार। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई जिसमें अपोजिट हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई, काफी फेमस है, इस बार भी पूछा गया। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला जो प्रश्न है आपका खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई आपका 1527 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। अगला प्रश्न है आपका घाघरा की लड़ाई, ये कब हुई थी? तो ये 1529 में हुई थी। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की समाप्ति, मुगल शासन की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया।
इस तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अगला है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई। दक्षिण के सुल्तानों के संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ। एक काफी महत्वपूर्ण लड़ाई था जिसमें मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई में भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव रखी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका बांडीवास की लड़ाई है जो 1760 में हुआ। ये भी प्रश्न इस बार आया था। तो अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध हुआ, 1756 से 1763 तक। इस दौरान हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया, ये रिपीट आ गया है। अगला है आपका सुहरगढ़ की लड़ाई। तो सुहरगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी में हुआ। सुहरगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था। तो इस तरह से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सौर मंडल की खोज का श्रेय जाता है कॉपरनिकस को। किसे जाता है? कॉपरनिकस को। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के कुल 61 उपग्रह है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के चारों ओर पाए जाने वाली वलयों की संख्या 10 है। अगले प्रश्न की चल रहा है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो यह है ग्रैंड बैंक। कौन सा है? ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम कारमोसा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो ये तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश है? तो यह है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है चीन एवं भारत एवं चीन वर्तमान में जनांक की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही थी? सभी तृतीय अवस्था से गुजर रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो ये शनि के चारों ओर अस्पष्ट वलय दिखता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी, जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? याद रखिए गोबी मरुस्थल। अगला है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो ये चिली में है। कहाँ पे स्थित है? चिली में। नेक्स्ट है सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ रेडियो तरंगे किस पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयनमंडल से परावर्तित होती है। अगला है संचार उपग्रह की किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह भी आयनमंडल में आपका स्थित होती है। नेक्स्ट है भूगोल भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। अगला है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। याद रखिए, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। इस बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? जो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका सूर्य सेन की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? सूर्य सेन की मानी जाती है। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। जो अगला प्रश्न आया है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने क्या की थी? अंग्रेजों को सहायता की थी। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। किसने कहा था? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बाकी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर गए थे। कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी ने जो लोक सत्याग्रह से जुड़े थे दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, तो वो था चंपारण बिहार में। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी पहला जो शासक था जिसने सही तरीके से प्रशासनिक सुधार भारत में किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम थे। कौन थे? अब्दुल रहीम। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम दरबारी था अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो मुगल सम्राट में जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है, और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ था? जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया उसके बाद आया कौन सा वंश? शुंग वंश आया था। कौन? इस बार कई शिफ्ट में नदी के किनारे बसे शहर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो वो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी के किनारे है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पोचमपाद बांध किस नदी पर है? तो पोचमपाद बांध नदी गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते थे। अगला प्रश्न है आपका श्रीशैलम बांध, ये कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भाखरा नागल बांध, तो भाखरा नागल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है, ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कोयना बांध, तो कोयना जो बांध है वो कोयना नदी पर स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध, ये भी कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर है, ये केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है ना। निम्मो बाजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला दिल्ली सभी को पता है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, आगरा यमुना नदी, पटना गंगा नदी। इस बार पटना एक शिफ्ट में पूछा था कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न था इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। अगला है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये प्रश्न इस बार आया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर्ड टंग्ड ओरेटर कहा जाता है? तो ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना, बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ाने से रोकना। अगला प्रश्न है आपका 1946 में नेवी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया गया? तो बम्बई, यानी जो अभी मुंबई है वहाँ पे किया गया था। किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ही ब्रिटिश शासन का हमारे देश में क्या हो गया? अंत हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने कहा था। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता का आवाज़ नहीं है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? तो ये कहा था एमजी रानाडे ने। किसने कहा था? एमजी रानाडे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है आपका लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है आपका द प्रोफेट ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था? तो ये विरोध किया था एनजी रंगा ने।
किसने किया था? एनजी रंगा ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो माउंटबेटन प्लान को जो अस्वीकार किया था वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने अस्वीकार किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत में आया। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? वीवीआई क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था वी आर अम्बेडकर ने। किसने निकाला था? वी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखुल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो शेखुल हिंद की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो ये हुई जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबेदीन को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई थी? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान में प्राप्त हुए हैं? ये है बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? तो ये सही क्रम है पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। कौन है? फिर फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बता दूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है आपका, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? ये है जैन धर्म। जैन धर्म में अनेकतावाद को मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ईसानी कहा है? तो सिकंदर ईसानी खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो ये बनाई थी शाह शुजा की अनुमति से। किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति से। अगला प्रश्न है आपका, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो मराठों को बफर स्टेट के रूप में रखा था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो ये चौथी बौद्ध संगति में इसकी क्या हुआ था? उदय हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो धम्म का प्रचार किया था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किसके प्रचार हेतु? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अगला प्रश्न है, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो तांबे की मुहरें हड़प्पा के खनन में प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन मानी जाती है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन ये इस बार पूछा गया था प्रश्न। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था बैसाख पूर्णिमा को। किसको हुआ था? बैसाख
पूर्णिमा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो ये जेम्स प्रिसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला कुछ और प्रश्न है। जो नदी के किनारे शहर बसे हुए, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। अहमदाबाद साबरमती के नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक प्रश्न तो फिक्स है आपका इससे, नदी से। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, पोंग महाराणा प्रताप सागर बांध, ये ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थीन बांध जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, ये रावी नदी पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बगलिहार बांध, आपका बगलिहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चुटक बांध आपका सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पंचेत बांध, इस बार ये प्रश्न आया था, याद रखिएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। मैथन बांध बड़ाकर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। ये भी जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? पहला प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? पहला प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके क्या करता है? देता है। अगला प्रश्न है भारत में संप्रभु सोवरेन किसे बताया गया है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोगों को बताया गया। किसे बताया गया? भारत के लोगों को भारत का संप्रभु बताया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? पहला प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था वो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदन को है। किसे है? संसद के दोनों सदन को है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? ये केवल और केवल भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है जिसमें 370 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग क्या किया गया? बनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है
उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों को निर्णय लेता है? उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये मामला जाता है और उसी को निर्णय लेने का अधिकार है। अगला है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार से में प्रतिबिंबित होता है? तो रूल ऑफ लॉ समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? तो इसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो कुल 29 विषय क्या किए गए हैं? इसमें रखे गए हैं। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला है, कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? तो द्वितीय वाचन के पश्चात, यानी सेकेंड रीडिंग के बाद ही किसी बिल को क्या होता है? सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? तो उसके लिए वोटर होते हैं संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो ये बना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से क्या करते हैं? अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य आप सभी को पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोगों को क्या किया गया है? बताया गया है। नेक्स्ट है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 51 देशों ने क्या किए थे? उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में यह क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसे भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिर गया है।
नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट अरावली और बिंद श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। याद रखिएगा कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये बैरन और नारकोंडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है कुर्नूल। कौन सी है? कुर्नूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट है मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। आरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बानास नदी निकलती है। कौन? बनास नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम का अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वो है संकोसी नदी। कौन है? संकोसी नदी। कुछ साइंस के प्रश्न हैं जो इस बार पूछे गए थे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? इसे स्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग नीला, पीला, हरा होता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये रतन जोत जिट्रोफा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताएं। तो बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम है H5N1 और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है H1N1। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो कोशिकत्व के कारण क्या होता है? ये चढ़ जाता है। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण वाली गैसों से क्या करते हैं? गोताखोर सांस लेते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस रिसी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी? रिस गई थी। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। कौन सा है? वर्षा का जल। नेक्स्ट है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस को नोबल गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की कौन सी गैस है? तो हवा से भी जो हल्की गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। हवा से भारी कौन सी गैस है? तो हवा से भारी जो गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। अगला है आपका कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन ब्यूटेन कुकिंग गैस में गैस होती है। नेक्स्ट है आपका चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? तो ये फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस है। जनसंख्या से रिलेटेड इस बार हर शिफ्ट में प्रश्न कम से कम 2 पूछा गया था, इसलिए जनसंख्या वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। लॉर्ड रिपन के समय से क्या हुआ? देश में कंटिन्यू जनगणना होने लगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 1921 को। जनगणना से सर्वोत्तम अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। कौन सा है? 246।